आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 4। कौन सा अध्याय? अध्याय 4। क्या नाम इसका? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं या इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस अध्याय का व्यू दे दूं, थोड़ा सा बता दूं ये नंबर आए कहाँ से हैं। तो आप लोगों को हम वापस ले चलते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th से चूंकि आप पढ़ के आए हो तो वहां पर आप याद करो, आप लोग पढ़ते थे वर्ग समीकरण यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। पढ़ते थे ऐसा कुछ, के मूलों की प्रकृति, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब मैं यहाँ से इसलिए उठा रहा हूँ इस विषय को ताकि आप लोगों को एक कनेक्शन बने कि हमने ये चीज कहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। वहां पर आप याद करें, आपने पढ़ा था b² - 4ac < 0 तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। पढ़ा था? क्या पढ़ा था आपने? यदि b² - 4ac < 0 है, अर्थात b² - 4ac का मान यदि ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो हम क्या बोलते थे कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना, उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है ना, ये अपन को पढ़ते थे। अब यहाँ पर देखें, मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, जरा इसके बारे में आप देखना। समीकरण इसी से रिलेटेड है, जैसे मैंने लिखा है x² + 2 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, वर्ग समीकरण है, यस है कि नहीं है? अब इसको आप हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो x² क्या आएगा? -2। तो x क्या आएगा? x आप सही जा रहे हो, √-2 लिखेंगे, सही है। तो मैं x² की या यही पर बात करूं, इसका मतलब बताइए मुझे। x² = -2, इसका मतलब हुआ x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -2 है। इसका मतलब क्या हुआ? x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? क्या है? सबको समझ आ रही? अब आप लोगों ने 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में, 7वीं में नंबर सिस्टम पढ़े हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, पढ़ी या नहीं पढ़ी है? तो आपने उसमें पढ़ा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग पॉजिटिव होता है। कोई भी वास्तविक संख्या हो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये रूल है, इसको आप याद कर लो। ये रूल क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग सदैव पॉजिटिव होता है। आप स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर कैसा है? नेगेटिव है। इसका मतलब हुआ x जो नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया है, x जो नंबर है वो रियल नहीं है। क्यों नहीं है रियल? क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ x यहाँ पर क्या नहीं है? रियल नहीं है। तो यहाँ पर x कौन सा नंबर है? तो जो नंबर का स्क्वायर, जैसे हमें यहाँ पर मिला x = √-2। अब √-2 एक ऐसी नंबर है, इसका स्क्वायर करोगे तो -2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कैसा आ जाएगा? तो इस टाइप के नंबर जैसे √-2 है, √-3 है, √-4 है, कोई भी नंबर है अंडर के अंदर, ये रियल तो नहीं होंगे। तो कैसे नंबर नहीं होंगे? रियल नहीं होंगे। ऐसे एक और ले लेते हैं, x² + 1 = 0। तो यहाँ से x² क्या आएगा? यहाँ पर x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है? -1 है। तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिल रहे हैं √-2, √-3, √-4, √-5 हो, ऐसे कोई भी नंबर जो आपको मिल रहे हैं ये रियल नहीं है। कौन से नहीं है? रियल नहीं, वास्तविक नहीं है। फिर ये कौन से हैं? तो जो चीज वास्तविक नहीं हो उसको अपन क्या बोलते हैं? काल्पनिक। इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं। अब इन संख्याओं पर आयलर एक साइंटिस्ट हुए,
ईलर भी लिखते हैं उनको, आयलर भी लिखते हैं, और भी दूसरे साइंटिस्ट हुए, हैमिल्टन है, और भी सॉरी मैथमेटिशियन, साइंस नहीं बोलना चाहिए, मैथमेटिशियन। तो आयलर हुए जिनको ईलर भी बोलते हैं, हैमिल्टन का भी एक पिक्चर आपको लगा हुआ है, ऐसे और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने नंबर सिस्टम पर काम किया। तो उन्होंने देखा कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है ये रियल नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को उन्होंने नाम क्या दिया, नाम दिया उनको इमेजिनरी नंबर। क्या दिया, जैसे √(-1), √(-2), √(-3), √(-4) डॉट डॉट डॉट, इन नंबर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इमेजिनरी नंबर। अब और देखिए अब क्या हुआ इसमें, जो x² = -1 आया तो x की वैल्यू क्या आएगी, √(-1). तो -1 के स्क्वायर रूट को उन्होंने आयोटा माना, आयोटा क्या माना, आयोटा, और आयोटा को आई से प्रदर्शित किया है, पर आई का फुल फॉर्म क्या है, आई, आई फॉर आयोटा, ठीक है ना। तो अब देखो नया नंबर सिस्टम पर ध्यान से सुनना अब कैसा बना है, उन्होंने -1 के स्क्वायर रूट को नाम दिया आयोटा और आई से प्रदर्शित किया। भाई हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं जानते थे, नेगेटिव नंबर्स का क्या नहीं जानते थे, हम स्क्वायर रूट नहीं जानते थे। तो फिर मैथमेटिशियन क्या किया उनने कि सबसे पहले जब नए नंबर सिस्टम को उन्होंने बनाया तो उनने √(-1) माने -1 के स्क्वायर रूट को कितना माना, आई। तो अगर आपसे कोई पूछे -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आपको बोलना है आई होता है। क्या होता है, क्लियर रहेगा, -1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आई, आई का फुल फॉर्म क्या है, आयोटा। तो उन्होंने इसको आयोटा माना, क्या माना, आयोटा, हम आई से इसको डिनोट करेंगे। अब इस सिस्टम से उन्होंने सबको लिखा, अब ध्यान देना, जैसे -1 है ना, इसको तो क्या लिखा उन्होंने, आई, बोर्ड पर ध्यान देना, इसको लिखा उन्होंने √2 × √-1, इसके ऐसा लिख सकते, और इसको लिखा आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई √2, तो -√2 को क्या लिखा, आई √2, इसको क्या लिखेंगे, -1 × √3, तो देखो -3 हो गया, इसको लिखा उन्होंने आई √3, इसको क्या लिखेंगे, -1 × 4, तो इसका आई, इसका 2, तो मिला के 2i आ गया, नहीं आएगा, √-1 को आई और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो इस टाइप के जो नंबर्स बने हैं, आई √3, आई √2, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, 7i, 8i, 9i, जिनके साथ आई लगाओ, क्या लगाओ, तो इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको, क्या सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। अब क्या किया, अब हमारे पास दो प्रकार के नंबर हो गए, एक कौन सी, रियल वास्तविक संख्या, एक कौन सी, सबको क्लियर हो रही, एक वास्तविक संख्या और एक, अब इन दोनों नंबर्स को मिलाया और एक नया सेट बनाया, दोनों को मिलाया, किस किस को मिलाया, वास्तविक और काल्पनिक, इन दोनों को मिलाकर के एक नया नंबर सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया गया सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्रित, सब कुछ मिश्रित, तो नाम क्या हो गया, सम्मिश्रित, माने उसमें सब कुछ क्या है, मिश्रित। कॉम्प्लेक्स वर्ड क्या यूज करते, जब आप बहुत सारी चीजें मिला दो तो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स, समझ गए ना बात, मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो इन नंबर्स को उन्होंने कैसे लिखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने क्या किया, मान लीजिए 3 कोई वास्तविक संख्या है और 2i कोई काल्पनिक संख्या है, तो दोनों को जोड़ दिया 3 + 2i, तो ये एक नंबर मिला, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने जेड से प्रदर्शित किया, कैसे प्रदर्शित कर दिया, जेड से, तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, एक सिंबल हो गया, समझ आएगी ना बात। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको a + ib के रूप में लिखा जाता है। वे संख्याएं जो a + ib के फॉर्म में लिखी हो वो सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। ये हमारी डेफिनेशन बन गई। कौन सी कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं, वे संख्याएं जो a + ib के फॉर्म में लिखी होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। चलो उनको कुछ को लिख लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5 + 3i या 2 + i √3 या √2 + 5i
या √3 प्लस आई √2 या 5 माइनस 6i या 7 माइनस √3 आई √3 या 8 प्लस आई √7, ऐसे कुछ भी नंबर लिख लो आप, या -5 माइनस 3i या -7 माइनस आई √7 या कुछ भी। समझ आ गई ना बात? ये सारे के सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं, कौन से नंबर लिखे हैं? कौन से लिखे हैं? सम संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनमें सब है शामिल। क्लियर होगी ना बात? इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबको मिला दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो प्रकार की संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। आगे वाले को क्या बोलेंगे? रियल या वास्तविक भाग, इसको बोलते हैं अधिकल्पित या काल्पनिक भाग। अधिकल्पित भी बोलते हैं या काल्पनिक या इमेजिनरी। तो ये है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। क्या आपके समझ में आ गई कि नहीं आई? आपके समझ आ गई? मतलब जैसे मैं आपके पूछूं, मैं इसको संकेतों के रूप में लिख रहा हूं, क्योंकि गणित को संकेतों पर चलाया जाता है। अगर मैं इसको आपसे पूछूं, आपसे पूछूं, मान लो z इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो, ठीक है ना? अगर मैं पूछूं आपसे कि आर ई जेड की वैल्यू बताओ, आर ई जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड ए है। अगर मैं बोलूं आई एम जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो आप क्या बोलोगे? आई बी। समझ आई ना बात? तो क्या होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। तो वास्तविक भाग जिसमें वास्तविक संख्या वाला भाग, और काल्पनिक भाग जिसके साथ आई है। तो आई वाला भाग कौन सा कहलाता है? काल्पनिक। तो क्या आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए कौन सी कहलाती हैं? ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रूप में लिखा जाता है? ए प्लस आई बी के रूप में। ए कौन सा भाग कहलाता है? वास्तविक भाग। आई बी क्या कहलाता है? पूरा क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या अब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, आपको क्या करना है? जैसे मैंने लिखा √9, तो आपको लिखना है √-1 इंटू √9। इसको क्या लिख देना है? आई, इसको 3, आई इंटू 3। आंसर क्या आ गया? 3i। जब भी अंडर के साथ हो तो आई को इस तरफ लिख देना, और कॉम्प्लेक्स वो इंटीजर से हो तो उस तरफ लिख देना। ठीक है ना? ये कोई जरूरी नहीं है, पर ट्रेडिशन है, एक परंपरा है कि अपन ऐसा लिखते हैं। तब देखें इसमें √-1, तो आपको माइनस नंबर का भी आज से क्या सीख लिया आपने? स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। सिखा लिया नहीं? सीख लिया। अब आप प्रत्येक नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक नंबर को, जैसे मुझे 3i को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है। ये अभी कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। तो मुझे इसको काय के रूप में लिखना है? कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। तो मैं इसको लिख दूंगा 0 + 3i। लो, लिख गया। जैसे मैं प्रत्येक संख्या को परिमित संख्या रूप में लिख सकता हूं ना, पूर्णांक को बटे में 1 कर दो, बटे में क्या कर दो? 1। जैसे 5 है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, मैं कहूँ उसको परिमेय के रूप में लिखो 5/1। समझ आ रही नहीं आ रही है? ऐसे अगर किसी भी नंबर को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना है, तो जो पार्ट नहीं उसका 0 कर देना। तो 3i को क्या लिखेंगे? 0 प्लस, जैसे मुझे 5 को लिखना है, तो 5 को लिखेंगे 5 + 0i। 5 के साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो 5 के साथ क्या लिख दो? 5 + 0i। और इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो इसको पहले क्या लिख दिया? 0 + 3i। लिख सकते ना? तो क्या अब ऐसा कोई नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ना लिखा जा सके? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है क्या? 0 को लिख देना 0 + 0i। 0 को क्या लिखोगे? अब मैं आपको बता दूं, एक ऐसी संख्या है, अब इससे इतर माने इससे बाहर अब कोई संख्या नहीं है, सब आ गई इसमें। पूर्ण, परिमेय, ये सब थी वास्तविक में, और वास्तविक के अलावा कौन सी थी? काल्पनिक, और दोनों को मिला दिया। तो अब बताओ, अब क्या कोई नंबर बना जो बचा जो इसमें नहीं हो? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो, सब इसमें इंक्लूड है।
क्यों? क्योंकि जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिला दोगे तो संसार में बचा क्या? दो चीजें तो हैं, या तो वो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। और जब तुम दोनों ही को मिला दिया तो अब क्या रह गया भैया? अब शब्द कहां से लाओगे? तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस टाइप से a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। आई का मतलब क्या है? यहाँ पर आई का फुल फॉर्म क्या है? आयोटा। क्या है? आयोटा क्या है? -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा क्या है? ठीक है ना भाई, -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा है। आपसे कोई पूछे आई की वैल्यू तो आप लोगों को √-1 आई की वैल्यू क्या होती है? और देखते हैं आई की वैल्यू क्या होती है। बोर्ड पर ध्यान दो। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की वैल्यू होगी नहीं होगी? और ध्यान देना, देखते चलना। आई क्यू की वैल्यू, तो आई क्यू को लिखेंगे हम आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई माइनस आई। आ गया आंसर। आई क्यू की वैल्यू क्या होगी? आई 4 की वैल्यू i⁴ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, उसकी भी -1, मिलाकर कितना हो गया? अब ध्यान देना आंसर कौन कंसिडर करना है। चलो i⁵ की वैल्यू, इसको लिखेंगे i⁴ इंटू आई। i⁴ की वैल्यू क्या होती है? तो 1 इंटू आई, तो आंसर क्या आएगा? आई के ऊपर 6 की वैल्यू, इसको लिख दो i⁴ इंटू आई स्क्वायर। बात समझ आ रही? i⁴ की वैल्यू क्या होती है? 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू, आंसर क्या आएगा? i⁴ की वैल्यू i⁴ इंटू i⁴ इंटू आई। या आई क्यों लिख देते हैं? डायरेक्ट आई क्यों लिख देते हैं? आई क्यू। i⁴ की वैल्यू, i⁵ की वैल्यू, मिलाकर क्या हो गया? आप देखना यहां कितने मान मिले। अपन को -1 मिला, -i मिला, +1 मिला और -1 मिला। इस 4 के अलावा और कोई नहीं आएगा। देखो जरा, केवल 4 ही उत्तर मिले ना यहाँ पर। -i, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आई के ऊपर कोई भी घात हो उसका उत्तर 4, उसका मान 4 में से कोई एक होगा। या तो उसका मान क्या होगा? या उसका मान, या उसका मान, या उसका मान। चेक करते हैं कहां पर। अच्छा हाँ, कौन सा रह गया? +i रह गया है ना, जो ये। ठीक है ना, या तो उसका मान +i होगा या -i या +1 और -1, इसके अलावा नहीं हो सकता। क्लियर है? अब चेक करते हैं। मान लीजिए आई के ऊपर आपको 175 की घात का मान चाहिए। आई घात 175, आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ये, आई के ऊपर कोई मान पूछेंगे वो। तो आई के ऊपर 175 का मान चाहिए, तो एक काम करो, आई के ऊपर कितनी घात का मान हमारे पास? 1 था, 4 का। तो या तो आप इसमें 4 से भाग देगा, 4 की घात में निकाल दो, या इसको ऐसा लिख दो। देखो बिल्कुल सिंपल है, इसको लिख देते हैं आई के ऊपर 175 की घात इंटू आई, होगा 175, होगा 175। 176 को लिख रहे हैं हम आई वर्ग के ऊपर 2 × 16, 2 × 84 की घात, 87 की घात। आई वर्ग के ऊपर कितने की घात आएगा? नहीं आएगा? देखो आप ध्यान से, मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया, 2 × 16, 2 × 14, 87 दूनी 177। क्लियर है? अब बताओ आई वर्ग का मान कितना होता है? कितना होता है? तो इसको लिख दो -1, -1 के ऊपर कितने की घात इंटू आई। अब अगर -1 के ऊपर विषम घात हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, और -1 के ऊपर सम घात हो तो उसकी वैल्यू +1 होगी। बात समझ में आ रही है? भाई देखो, विषम घात है तो -1 को 87 बार लिखेंगे तो 86 का तो प्लस हो जाएगा 2 की जोड़ी से, क्योंकि -1 गुणित -1 बराबर +1। तो 2 - से 1 प्लस बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 86 घातों से तो +1 में आएगा, लेकिन एक घात बचेगी ना एक्स्ट्रा। तो सीधी सी बात है, ये मुझे बताना कि आपको पता ही होना चाहिए, -1 के ऊपर अगर सम घात हो तो उसकी वैल्यू होती है +1।
और अगर -1 के ऊपर विषम घात हो तो उसकी वैल्यू होती है -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, और ये आई मिलाकर आंसर क्या आया, तो आई के ऊपर 175 का मान कितना होगा, आप बोलो कोई भी मान। जैसे आई के ऊपर मैं कहूं 1008, इसका मान निकालना है। आई के ऊपर कितने की घात 1008, तो मैं इसको लिख देता हूं आई वर्ग के ऊपर 5 शून्य चौके 504 की घात। आई वर्ग के ऊपर कितने की घात, कैसे निकाला मैंने, 2 का इसमें भाग दे दिया। अब 504 दूनी 1008, क्लियर है। अब आई वर्ग का मान कितना होता है, -1 के ऊपर 504 की घात, तो आंसर क्या आएगा +1, क्योंकि 504 सम है कि विषम है, सम घात है +1। तो आई के ऊपर 1008 का मान कितना होगा +1। अब क्या ऐसा कोई मान है जो आप नहीं निकाल पाओ, अब तो ऐसा कोई मान नहीं, आई के ऊपर कोई भी घात हो उसका मान आप बता सकते हो कितना होगा। क्या सही कह रहा हूं मैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आई के ऊपर 4k टाइप की घात है, के कोई पूर्णांक है, 4k टाइप की घात है 4 के गुणांक में, तो उसका मान होगा +1। क्यों, क्योंकि आई के ऊपर 4 की घात का मान क्या होता है ना। तो आई के ऊपर अगर 4k की घात हो, माने जो भी संख्या वो 4 के गुणांक में हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी +1। अब अगर आई के ऊपर 4k + 1 की घात हो, 4k + 1, जैसे k का मान 1 लो, 4 × 4 और 1 5, k का मान 2 ले लो, 4 2 8 और 1 9, k का मान 3 ले लो, 4 के 12 और 1 13, इस टाइप की घातें हो, तो उसकी वैल्यू होगी आई घात 1 वाली। आई घात 1 कहां दिख रही, आई घात 5 आई, इसकी वैल्यू क्या होगी आई होगी, क्योंकि आई घात 4 के तो 1 हो जाएगा, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, समझ आएगी ना बात, आई होगी। अगर आई के ऊपर मान लीजिए आई के ऊपर 4k + 2 टाइप की घात है, 4k + 2 टाइप की, तो आई के ऊपर 4k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो ये क्या हो जाएगी -1 आएगा। तो आई के ऊपर अगर 4k + 2 टाइप का पावर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और अगर आई के ऊपर 4k + 3 का पावर है तो उसकी वैल्यू होगी -i। आई क्यू वाला देख लो, तो आई के ऊपर 4k, इसकी वैल्यू क्या होती है +1, आई के ऊपर 4k + 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई के ऊपर 4k + 2, इसकी वैल्यू आई के ऊपर 4k + 3। अगर आप इसको याद नहीं कर पाते हो, नहीं समझ पाए हो, तो मैंने ये तरीके आपको बता दिए। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूं, कुछ और एग्जाम्पल अभी वो नहीं अपन ने किए हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए आई घात -106 का मान कितना होगा। अब इसमें माइनस में आ गया पावर, किसमें आ गया, आगे बढ़े, तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है 1/आई घात 106, 1 के बटे में लिख देना। बात समझ में आ गई, क्या लिख देना, तो घात काय की हो जाएगी, आप वैसे हल करो जैसा करते थे। अब इसको लिख दो 1/आई वर्ग के ऊपर कितने की घात 53 की घात, 53 दूनी, आई वर्ग का मान कितना होता है ऋण 1 के ऊपर 53 की घात, आई वर्ग का मान कितना होता, तो ऋण 1 के ऊपर कितने की घात। अब 1/ऋण 1 के ऊपर 53 की घात का मान क्या होगा, तो आंसर -1 आ गया। तो आई घात ऋण 106, इसका मान कितना होगा, बात समझ में आ रही। 2 मान आपको याद करना है, देखो आई घात ऋण 1, आई के ऊपर ऋण 1 की घात का मान कितना होगा, आई के ऊपर ऋण 1 की घात को लिखेंगे हम 1/आई, लिखेंगे भाई, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या की हो जाएगी, क्लियर है इतना। अब इसका मान कितना होगा, बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत कमाल की बात है।
अब हम इसको परिमेयकरण कर रहे हैं, मतलब आई बटे आई से गुणा कर रहे हैं, तो फर्क तो नहीं पड़ा। किससे गुणा कर दिया मैंने? अब आई का 1 से गुणा करो, आई का आई से गुणा करो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 का आई में भाग देंगे तो आंसर आएगा -i। तो 1 बटे आई की वैल्यू -i होती है, ये तुम याद कर लो, ये तुम्हें चाहिए पड़ेगी बार बार। 1 बटे आई का मान क्या होता है? माने 1 बटे आई की वैल्यू क्या होती है? -i होती है, जो तुम्हें याद करना है। 1 बटे आई की वैल्यू क्या होती है? तो जब भी तुम्हें बुक में 1 बटे आई लिखा मिले कहीं, तो आपको सीधा क्या लिख देना है? -i। ध्यान रखना आया कैसे ये है, मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया तुम्हें। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं -1 बटे आई का मान कितना होगा? किसका? तो 1 बटे आई की वैल्यू क्या होती है? तो माइनस माइनस का होना क्या हो जाएगा भाई? देखो माइनस और 1 बटे आई की वैल्यू होती है -i, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसका मतलब -1 बटे आई की वैल्यू क्या होती है? +i। ये 2 रट्टा मार लो, ये 2 रट्टा मार लो। 1 बटे आई की वैल्यू होती है -i और -1 बटे आई की वैल्यू होती है +i। ये 2 रट्टा मार लो आप। 1 बटे आई मतलब -i, यहाँ लिख दो, आपको जहां भी लिखना हो तो लिख दो उसको। 1 बटे आई मतलब -i। कैसे? कैसे? आई बटे आई को गुणा करके हल करके। और -1 बटे आई की वैल्यू क्या होती है? ये 2 वैल्यू आपको ध्यान रखना है, और 4 वैल्यू मैंने वो बताई आपको, वो और लिख लो यहीं पर। क्या? आई की वैल्यू क्या होती है? √(-1). आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यू की वैल्यू क्या होती है? -i। और आई के ऊपर 4, i⁴ की वैल्यू क्या होती है? +1। ये इतनी वैल्यूज आपको चाहिए है। कौन कौन सी चाहिए पड़ेंगी? i = √(-1). आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यू की वैल्यू क्या होती है? -i। i⁴ की वैल्यू क्या होती है? +1। 1/i की वैल्यू क्या होती है? -i। -1/i की वैल्यू क्या होती है? +i। इतनी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या हम आई के ऊपर किसी भी घात का मान निकाल सकते हैं? आपसे बन जाएगा निकालते? ठीक है। अब इतनी वैल्यूज भर आप लिख लो, ये आई के ऊपर घातों के मान है। चलिए वापस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वापस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? अब मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का योग। इनका योग कैसे करते हैं, इनको जोड़ते कैसे हैं, योग कैसे करते हैं। किसका योग? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना? तो मान लीजिए मेरे पास Z1 एक कोई संख्या है A1 + IB1 और Z2 कोई दूसरी संख्या है A2 + IB2। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 = A1 + IB1 और Z2 = A2 + अब मुझे मान लीजिए Z1 में Z2 जोड़ना है, ठीक है ना? पहले मैं Z1 की वैल्यू लिख देता हूं A1 + IB1 + A2 + IB2। तो जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो रियल से ऐड होता है और इमेजिनरी से ऐड होता है, बस इतना ध्यान रखना है। वास्तविक भाग किससे जुड़ेगा और काल्पनिक भाग किससे जुड़ेगा? इसका आंसर आएगा A1 + A2 और इसका जोड़ दे IB1 + और आई कॉमन ले लो तो आंसर आ गया A1 + A2 + IB1 + B2। समझ आया सभी को? तो इस प्रकार से अगर हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, जोड़ना है, तो किसको किससे जोड़ देना है? सबको समझ में आ गया? अगर घटाना है तो बस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी क्या आएगा? यानी यहाँ पर A1 - A2 आएगा और यहाँ पर B1 - बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं आ रही? नहीं आ रही है? तो जब हमें जोड़ना हो तो वास्तविक से जुड़ेगा और काल्पनिक, और जब हमें घटाना हो तो वास्तविक से काल्पनिक। अब मान लो गुणा करना है हमें Z1 × Z2, तो Z1 की वैल्यू हमने क्या मानी? A1 + IB1
A2 प्लस IB। तो गुणा वैसे ही करना है जैसा हम बीजगणित में करते हैं। पहले A1 का करेंगे दोनों में, फिर किसका करेंगे IB1 का दोनों में। लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें ध्यान रखना वो A प्लस IB के रूप में होता है। तो I के ऊपर अगर घातें बढ़ती जाएंगी तो उनको इस नियम से अब हल करते जाएंगे। घात I के ऊपर एक से ज्यादा नहीं होगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखो A1 का इसमें गुणा करो तो आएगा A1 A2, आएगा नहीं आएगा। A1 का गुणा IB2 में करो तो I A1 B2 आएगा। A1 का गुणा इसमें कर दिया। अब करो IB1 का A2 में तो क्या आएगा IB1 A2। अब IB1 का IB2 में गुणा करो तो I स्क्वायर B1 B2 इतना आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस रूप में लिखा जाता है A प्लस IB। तो जो I स्क्वायर क्या कर रहा है, I स्क्वायर तो होगा नहीं, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो हमारा आएगा A1 A2 प्लस इनमें से I कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा A1 B2 प्लस A2 B1 या B1 A2 और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी -1 इंटू B1 B2। I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, समझ आ रही। अब प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। तो हम एक काम करते हैं इसको साथ में लिख लेते हैं। तो क्या आएगा A1 A2 माइनस B1 B2 और प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। अब बताओ जो कौन से रूप में लिखा है, A प्लस IB के रूप में लिखा है। अब तो नहीं है स्क्वायर माई स्क्वायर, इसका मान कोई संख्या होगी, इसका मान कोई संख्या होगी जी आई है। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ोगे तब भी आंसर A प्लस IB के रूप में आएगा और लाना ही पड़ेगा। और अगर घटाओगे तब भी, गुणा करोगे तब भी और भाग दोगे A प्लस IB के रूप में। समझ आएगी ना बात। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर योग गुणन अंतर भाग चारों की प्रति समरक क्लोजर होती हैं। माने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ोगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाओगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स का गुणा करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स का भाग करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। मतलब वो पूरी तरह से चारों संख्याओं के प्रति समरक होती है, यानी कि क्लोजर होती हैं। अब देखो भाग कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भाग कैसे करते हैं। ये अंतर और गुणन समझ गए, समझ गए सभी बच्चे। भाग कैसे करते हैं, भाग करने के लिए आपको हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। किसको करना है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर को। कैसा रेशनलाइज करना है, देखो जैसे मान लीजिए आपको पूछा उसने कि 2 प्लस 3i, इसको हम संख्या से ले लेते हैं, इसमें भाग देना है 5 प्लस 4i से। समझ आ गया सभी को, क्लियर है। क्या करना है हमें, अभी हम क्या कर रहे थे, अब क्या करना है, तो कैसे करेंगे, दो कैसे करेंगे, 2 प्लस 3i बटे में क्या आएगा। अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसका हर कॉम्प्लेक्स है तो उसका परिमेयकरण कर देना है। तो परिमेयकरण करेंगे तो इसका परिमेयकरण क्या होगा, 5 माइनस 4i 5 माइनस। क्लियर है ना। इस क्रिया को हम परिमेयकरण कहते हैं, ऐसा करते हैं तो चिन्ह बदल के। लेकिन ये आपका मैं अपन परिमेयकरण को वहां करते हैं जहां अपरिमेय संख्या हो। तो अपरिमेय को परिमेय में बदलना परिमेयकरण कहलाता है। लेकिन ये वो क्रिया बन गई ना हमारी, वो कि ये ऐसा कर रहे तो क्या है, वो परिमेयकरण है। तो जैसे आपको याद रहे वैसे करिए। ऊपर का ऊपर गुणा होगा 2 प्लस 3i से, किसका गुणा होगा, नीचे का नीचे होगा, 5 प्लस 4i का गुणा किससे होगा, ऊपर गुणा करो 2 पंचे, अब 2 का -4 में -8i आएगा नहीं आएगा। 3i का 5 में 15i और 3i का 4i में धन गुणित ऋण बराबर ऋण 4 3 12i आएगा नहीं आएगा। नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग माइनस 4i का वर्ग आएगा नहीं आएगा। अब ये 10 8 15 में से 8 गए, धन के 7i और -12 और i वर्ग की वैल्यू क्या होती है
बटे 25 माइनस 16i1। इतना समझ आया? आया नहीं आया? अब 10 माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 10 कितने हो गए? 22 होंगे नहीं होंगे? 22 धन 7i, ऊपर इतना बचा 10 और 12, माइनस माइनस के गुणा होगा प्लस, तो प्लस 12 और 10 कितना हो गया? 22 और धन 7i, और नीचे 25 माइनस 16 आई वर्ग की वैल्यू क्या होती है? तो हो जाएगा 22 धन 7i बटे 25 धन 16। 25 और 16 को जोड़ दो तो 41 हो गया ना। तुम्हारा आंसर आएगा 22 बटे 41 धन 7 बटे 41 आई। जी आ गया आंसर। आंसर कितना आया? 41 को मैंने दोनों के साथ अलग अलग कर दिया बटे में, तो 22 बटे 41 और 7 बटे 41 आई। तो आंसर किस रूप में आया? a प्लस आई बी। आया नहीं आया? ये जो क्रिया की इसी को तो भाग कहते हैं। बस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको भाग देना है एक का दूसरे में, तो भाग देने के लिए क्या करना है जल्दी बताओ? पहले में क्या कर देना? हल कर देना। जहां भी आई वर्ग आया तो क्या लिख देना है? -1 लिख देना है। आई वर्ग आया और -1 लिखा, आई वर्ग आया आई घन आया माइनस आई लिखा, आई घात 4 आया +1 लिखा। आई के ऊपर कोई भी घात हो हल करके 1 -1 प्लस आई माइनस आई, इन चार में से कोई एक मान उसका उत्तर होगा। ठीक बात? तो ये हमारे पास है वो समय संख्याओं का। तो अभी आपने क्या क्या सीख लिया समय संख्याओं का? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अब आप जरा प्रश्नावली निकालिए और आप देखो इतनी थ्योरी मैंने आपको जो बताई है वो क्या आपको काम की है? 5.1 देखिए। तो पहले क्वेश्चन में देखो यही काम करना है। क्या लिखा उसने? a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। लिखा है ना? लिखा है नहीं लिखा है? तो क्या करना है? इनका गुणा कर देना, 5 से 5 कट गया, -3 आई वर्ग आएगा। आई वर्ग की वैल्यू क्या लिखोगे? -1, तो आंसर आएगा +3। तो 3 को लिख देना 3 + 0 आई। क्या लिखोगे? तो सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हो, सारे के सारे। ठीक है ना? यहां से कहां तक? 10वां तक। 10वां तक आप सभी हल कर सकते हो। इनमें आपको सर्वसमीकरण लगा देना है। 3 घात वाली है, किसी में 4 घात है तो 2-2 बार लिख लेना, गुणा कर लेना। ठीक है? तो जो आप कर पाओ तो करना, जो नहीं बने उसको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है ना? ठीक है बच्चों।